हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि पूरा हिंदी में है। और इसमें क्या है कि प्रश्न होंगे जिसमें वन लाइन में उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, सैंधव वासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? यानी कि जब उन्हें प्यास लगती थी तो मीठा के तौर पे क्या यूज करते थे? तो उसका उत्तर है शहद। उस समय जो है कि शहद का प्रयोग किया जाता था मिठास के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस पशु के लिए किया गया है? ठीक, तो इसका सही उत्तर है गाय। अधन्य शब्द जो कि ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, ये किस लिए किया गया था? गाय के लिए। तीसरा प्रश्न क्या है कि सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो जो सिकंदर था उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किससे हुआ था? मतलब कि सिकंदर जब आया था भारत में 326 ईस्वी में, तो वो लड़ा काफी राजाओं से लड़ा, लेकिन किस राजा से लड़ा जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ? वो कहाँ के थे? तो वो थे पोरस, जो कि पंजाब के थे। और काफी अच्छी लड़ाई लड़ी इन्होंने। कभी जो कि हारे तो ठीक है, ये हारे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्होंने युद्ध करके हारा। फिर भी सिकंदर इन्हें हराने के बाद ही खुश हुआ और इन्हें जो है कि इनका साम्राज्य वापस कर दिया। अगला 5वां प्रश्न क्या है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? ठीक है, तो यानी पाली ग्रंथ जो ग्रंथ है उसमें गांव के जो मुखिया होते हैं, जिसे हम आज के समय में प्रधान कहते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है भोजक कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। राजधानी तो नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन ये उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि काफी फेमस है। ठीक है, क्षिप्रा नदी जो कि उज्जैन के जो कि किनारे पे है, यहीं पर क्षिप्रा नदी है। इसका प्रश्न क्या पूछा था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम, जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है अवंतिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां, नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जो कि प्राचीन भारत का एक कहीं न कहीं थोड़ा महान राजा था, लेकिन बहुत महान नहीं था। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसमें यह है कि देखिए, सबसे पहले आक्रमण भारत पर किया किसने, जो कि विदेश का रहने वाला हो? तो ईरानियों ने किया था। सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था, जो कि विदेशी थे। प्रश्न नंबर 9, मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? जो मगध वंश था, मगध साम्राज्य, उस समय वहाँ का कौन सा शासक था जब सिकंदर भारत में आया था? तो उस समय था वहाँ पर किसका शासन चल रहा था? घनानंद का। घनानंद का शासन चल रहा था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद ही था। अब ऐसा मत सोचिएगा सिकंदर इसी के समय पे आया था, घनानंद के समय तो इसी ने मारा होगा। तो देखिए, धनानंद था, इसके समकालीन था मानते हैं, लेकिन धनानंद को मारने वाला चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, क्योंकि धनानंद ने जो कि चाणक्य को अपने महल से भगा दिया था और तिरस्कार किया था। तो उस टाइम पे चाणक्य को काफी जो है कि अपने अपने तकलीफ महसूस हुई और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो उन्होंने एक छोटा बच्चा देखा, जो कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज देखे, कुछ गुण थे जो कि अलग लगे सभी बच्चों से। तो
उन्हें जो है कि उन्होंने शिक्षा दिया, जो कि एक समय में बनकर निकला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को जो है कि पराजित किया, ठीक है, और यहीं पर मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, 11वां, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने, जो कि विद्रोही आ चुके थे तो हमला कर दिए थे, तो उस टाइम पे बिंदुसार अशोक को जो है कि तक्षशिला भेज दिए, जाओ वहां पर जो है कि विद्रोह को संभालो। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? देखिए, ये देवान लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। और अगला प्रश्न क्या है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध देखिए 261 ईस्वी में, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, जिसे हम लोग BC बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? ये देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफी अलग तरीके का प्रश्न है, क्योंकि ये अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बन जाएंगे। पहले देख लेते हैं कौन है। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे बड़ी बात की इसमें प्रश्न ये बनने की चांस है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, किस धर्म का अनुयायी था, ये अलग प्रश्न है। लेकिन ये अलग प्रश्न हो गया कि वो अंतिम दिनों में किस धर्म को मानने लगा। तो अंतिम दिनों में किस धर्म को मानने लगा? जैन धर्म को, ठीक है। कहीं न कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, 15वां, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? जो मौर्य साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का था, उस टाइम पे कौन जो उस समय मुद्रा चला करती थी, उसका क्या नाम था? कौन सी मुद्रा चलती थी? तो पढ़ एक मुद्रा उस टाइम का जो है कि पढ़ ही मुद्रा था, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान जो अशोक है उसका उत्तराधिकारी कौन बना आखिर में उसके बाद? तो देखिए वो उसके बाद कुणाल उसका जो है कि उत्तराधिकारी बना उसके मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र को देखिए सबसे पहले लिखा किसने है? तो कौटिल्य ने लिखा है, जिसका 2 नाम है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य के बारे में एक खासियत है कि वही जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके गुरु थे और उन्होंने ही सारी शिक्षा दी। और जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में किस विषय वस्तु को दर्शाया था उन्होंने। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र तो हो सकता है इकोनॉमिक सिस्टम को जो है दर्शाया गया हुआ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अर्थशास्त्र भले है पुस्तक का नाम, लेकिन उसमें राजनैतिक सिस्टम के बारे में जो है कि बताया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 18वां, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जो मौर्यकालीन समय था, उस समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र, जैसे कि कहाँ पे शिक्षा काफी अच्छी डेवलप थी, वहाँ पे ऐसा कौन सा विद्यालय था या कौन सा जगह था जहाँ पर काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उस टाइम पे था, ठीक है। अगला 19वां प्रश्न क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि कहीं न कहीं अब इससे ये सिंपल अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सिंपल हो गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक जो कि शिलालेख बनवाए हैं, उनका जो शिलालेख थे उसमें उस टाइम पे लिखी जाने वाली कौन सी भाषा थी? तो उसका सही आंसर है प्राकृतिक। अगला प्रश्न क्या है कि 21वां क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? हड़प्पा सभ्यता भाई
वो तो दब गई थी मिट्टी के अंदर पूरा। तो वो कब और किसने पता लगाया कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो है कि पहले था, यहाँ पर हड़प्पा नामक का स्थान था। तो उसके बारे में देखिए 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। उस टाइम पे अंग्रेज थे भी भारत में, तो उन्होंने पूरा पता लगा लिया। अगला देखिए प्रश्न क्या है 22वां, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। इसमें क्या पूछा गया, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, परिवार ही सामाजिक व्यवस्था का एक मुख्य आधार था, क्योंकि तो क्या परिवार ही सब कुछ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 23वां, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। जो हड़प्पा कालीन के समय के जो लोग थे उनका समाज कैसा था। तो मातृसत्तात्मक, यानी कि माता को जो है कि अधिक प्रभावशील माना जाता था उस टाइम पे। मातृसत्तात्मक जो है कि समाज उस टाइम पे था। आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे। जैसे कि अभी हमारे यहाँ भट्टे में जो है कि ईंटें पकाए जाते हैं जिससे हमारा घर बनता है, उस टाइम पे भी ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय तो ये सब नहीं होता था, उस टाइम पे भी होता था। तो उस टाइम पे क्या बोलते थे, टेराकोटा क्या बोलते थे, टेराकोटा। आग में पकी हुई ईंट को क्या कहते थे, टेराकोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 25वां, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ पाए गए हैं। देखिए ये गजब का प्रश्न है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान कहाँ पर पाया गया है। यार गजब का इंटरेस्टिंग सवाल है, गजब। सिंधुकालीन स्थल जो कि चन्हुदड़ों में है। ये सिंधुकालीन जो कि सिंधु सभ्यता नहीं है, सिंधु सभ्यता के समय का जो है क्या है, जो कि चन्हुदड़ों में ये स्थान का नाम है, यहीं पर जो है कि पाया गया था। 26वां प्रश्न क्या है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता के समय था। तो इसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता जो उस टाइम पे विकसित थी, उस टाइम पे कौन सा खेल खेला जाता था। तो शतरंज, देखिए शतरंज आज भी खेला जाता है, शतरंज बहुत पहले से चला भी आ रहा है। तो हड़प्पा काल में भी शतरंज चलता था, ठीक है। 27वां प्रश्न क्या है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। देखिए हड़प्पा वासी पवित्र पक्षी भी थी उनकी, तो कौन सी थी, फाक्ता। यार फाक्ता तो मैं शायद देखा नहीं हूँगा आज तक, पता नहीं कैसा होता है। अगर आप में से कोई देखा हो तो बताइएगा फाक्ता पक्षी के बारे में। यार तो मैं पहली बार नाम ही सुन रहा हूँ। हड़प्पावासी किसे, देखिए प्रश्न क्या है कि हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे, फाक्ता। 28वां प्रश्न क्या है, स्वास्तिक किसकी देन है। जो स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, आज भी हमारे घरों में नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं या नए घर बनाए जाते हैं या पूजा पाठ का समय होता है, तो उस टाइम पे स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाया जाता है। ये किसकी देन है, ये पूछा गया है कि आखिरकार ये स्वास्तिक चिन्ह आया कहाँ से, क्या वजह है कि ये स्वास्तिक चिन्ह बनाई जाती है। तो स्वास्तिक चिन्ह देखो बहुत पहले से चली आ रही है, ये हड़प्पा कालीन समय से जो है कि चली आ रही है। तो कहीं न कहीं काफी पुरानी बात है, इतना समय से चलता हुआ आज तक स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग होता रहा है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ पर मिली, कि कपास जो है कि एक फसल टाइप की है जो कि उगाई जा सकती है। तो ये कहाँ पर जानकारी मिली, कपास नाम की कोई चीज होती है। शुरू में तो सबको पता नहीं होगा, लेकिन हड़प्पा कालीन के समय, हड़प्पा के समय जो हड़प्पा सभ्यता थी पहले, उस टाइम पे इस बारे में जानकारी थी। कपास को यूनानी क्या कहते थे, जो यूनान के लोग थे वो जो है कि कपास को क्या कहा करते थे, वो कपास को सिंडान कहा करते थे। क्या कहा करते थे, सिंडान, याद रखिएगा, सिंडान। 31वां प्रश्न क्या है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है। खेत की जुताई के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम पे देखिए हल, जो कि
जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। आज भी गांव के लोग जो गांव में रह रहे हैं वो उन्हें पता होगा कि हल क्या होता है, जो कि बैल के पीछे लगा होता है। खेत की जुताई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, संदव वासी मिठास के लिए किस चीज का, तो बता चुके हैं शहद, जो कि ऊपर बता चुके थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि हड़प्पा कालीन जो समय था उस टाइम पे व्यापार की एक प्रणाली हुआ करती थी। तो उस प्रणाली का जो है कौन सी प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए अभी तो हमारे पास मुद्रा है, जो कि हम मुद्रा देते हैं और सामान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वस्तु देना और वस्तु लेना वाला समय बात था। जैसे कि हमें गेहूं लेना है तो हो सकता है हमारे पास चावल है तो हम चावल दे दिए और गेहूं ले लिए, ये हो गया वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये होता है कि वस्तु देकर वस्तु खरीदना। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है कि इस समय हम लोग पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, तो इस समय और उस समय में काफी फर्क था। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई, तो ग्रिड पद्धति को अपनाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, निकास प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती थी। ये देखिए हड़प्पा में लिपि, उसमें कौन सी लिपि प्रयोग की जाती थी और किस धर्म को अपनाया जाता था, तो इस बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सिंधुवासी मोहरों में। मीन्स सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके पास जो मुहर प्राप्त हुए हैं उससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा कालीन समय में, हड़प्पा काल में कौन सी लिपि और किस धर्म की जो है कि आराधना की जाती थी। तो अगला प्रश्न क्या है, चित्राधर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है। चित्राधर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसे पुकारा जाता है बेंड्रोफेंड्रम लिपित। बेंड्रोफेंड्रम लिपित, इसे याद रखिएगा। चित्राधर लिपि को किस नाम से जाना जाता है, बेंड्रोफेंड्रम लिपित। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आज़ादी 1947 में मिली थी, उसके बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई, तो ये देखिए गुजरात में सबसे अधिक पाई गई, जो कि 1947 के बाद अगर बात की जाए कि हड़प्पा कालीन जो पुरास्थल थे तो उनकी पता गुजरात में सबसे ज़्यादा हो पाई है अभी तक के समय में। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था, धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो कि हड़प्पा कालीन समय में त्रिस्तरीय था। अगला प्रश्न क्या है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है कि सैंधव जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो पुरास्थल मिलता है हमें, उस टाइम पे चावल के उत्पादन होता था, इस बारे में कहाँ से साक्ष्य मिलता है, तो रंगपुर और ये जो है कि लोथल, ये इन दो स्थानों से जो है कि जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे जो है कि चावल का उत्पादन होता था। अगर देखिए हमने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का जो है सेट लाया था, 40 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कराया, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे इसी तरह के वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं जीके से और रीजनिंग, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी कम वीडियो आते हैं, लेकिन हिस्ट्री, जियोग्राफी इन सभी के वीडियो अधिकतर आते हैं। मीन्स हमारा ये कहना है कि इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियो लगातार मिलता रहेगा, और यदि आप एजुकेशन पर्पज से जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।